नमस्कार। आज 21 अक्टूबर 2025 है और जैसा कि आप जानते होंगे, अर्थशास्त्र में इस साल के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। हाँ, और ये सम्मान मिला है 3 बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वानों को, जोएल मोकेर, फिलिप आगू और पीटर हाउइट। बिल्कुल। और उन्हें ये सम्मान उनके उस काम के लिए दिया गया है जो ये समझाता है कि अर्थव्यवस्थाएं मतलब इकोनॉमीज लंबे समय तक कैसे बढ़ती हैं, खास तौर पर नवाचार संचालित आर्थिक विकास के जरिए। सही रहा। और ये सिर्फ कोई एकेडमिक मेडल या ऐसी बात नहीं है। हाँ, ये पुरस्कार असल में उस चीज की ओर इशारा कर रहा है जो किसी भी देश, किसी भी समाज की लंबी अवधि की समृद्धि के लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। और वो क्या है? वो है नई सोच, नई तकनीकें, मतलब नवाचार, इनोवेशन। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। हम कुछ दिलचस्प स्रोतों को देखेंगे, खास तौर पर आज ही प्रकाशित हुए बराक फेस ब्लॉग के कुछ विश्लेषण, हाँ, उन विश्लेषणों को। और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो नोबेल पुरस्कार है, ये शिक्षा में चल रही एक बहुत बड़ी क्रांति से कैसे जुड़ा हुआ है। एक ऐसी क्रांति जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई शक्ति दे रहा है। बिल्कुल। ये विश्लेषण असल में नोबेल पुरस्कार के जो निष्कर्ष हैं, उनको एक बड़े कैनवस पर रखते हैं। शिक्षा, एआई, भविष्य का विकास, ये सब कैसे जुड़ रहा है। हाँ, और इसका हमारी अर्थव्यवस्थाओं पर क्या असर पड़ेगा, हमारे सीखने के तरीकों पर, और यहाँ तक कि मानव क्षमता, ह्यूमन पोटेंशियल के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, इस विषय की परतें खोलते हैं। सबसे पहले थोड़ा और समझते हैं इन नोबेल विजेताओं के काम को। मॉकेर, एगोंग और हाउइट, इनकी मुख्य दलील क्या है? क्या ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई नए आविष्कार जरूरी हैं? देखिए, मूल बात मतलब जो क्रक्स है वो ये है कि लंबे समय का जो आर्थिक विकास है ना, हाँ, वो सिर्फ पैसा लगाने से, मतलब पूंजी निवेश से, या ज्यादा लोगों के काम करने से यानी श्रम से नहीं आता। अच्छा, तो फिर किससे आता है? असली इंजन जो है वो है नवाचार, इनोवेशन। नई टेक्नोलॉजी, बेहतर प्रक्रियाएं, नए आइडियाज जो उत्पादन को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। और इसमें एगोन और हाइटविट ने खास तौर पर एक बहुत मशहूर मॉडल दिया है, रचनात्मक विनाश का, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। उन्होंने इसका एक गणितीय मॉडल भी विकसित किया। रचनात्मक विनाश, ये शब्द सुनने में ही थोड़ा विरोधाभासी सा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। इसका मतलब क्या है? अर्थव्यवस्था के लिए कुछ टूट रहा है, कुछ बन रहा है? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है कि प्रगति जो है, उन्नति, वो अक्सर उथल पुथल के साथ आती है, डिसरप्शन के साथ। जैसे कोई उदाहरण? सोचें, जब स्मार्टफोन आए हाँ, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो पुराने लैंडलाइन फोन थे या जो साधारण फीचर फोन थे, उनको बाजार से बाहर कर दिया, है ना? सही बात है, बिल्कुल। तो ये जो प्रक्रिया है जिसमें कोई नई बेहतर चीज आती है और पुरानी चीजों को हटा देती है, ये थोड़ी विनाशकारी लग सकती है कुछ लोगों के लिए, पुरानी इंडस्ट्रीज के लिए। हाँ, जिनकी नौकरियां गई उनके लिए तो थी ही। बिल्कुल। लेकिन लंबी अवधि में देखें तो यही चीज लगातार नवीनीकरण लाती है, सुधार लाती है, और इसी से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, ये नए बिजनेस मॉडल पर भी लागू होता है, नई कंपनियों पर भी। समझ गई। तो ये एक तरह की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छा, और इसमें मुखिया का योगदान क्या है? वो क्या अलग बात कहते हैं? मुखिया का काम इस बात पे जोर देता है कि भाई सिर्फ आविष्कार हो जाना, कोई नई चीज बन जाना ही काफी नहीं है। अच्छा। लगातार तकनीकी प्रगति के लिए, सस्टेन्ड प्रोग्रेस के लिए कुछ और चीजें भी चाहिए। माहौल चाहिए। माहौल? कैसा माहौल? में बदलने की, उसे लागू करने की तकनीकी क्षमता रखने वाले लोग चाहिए, स्किल्ड लोग। ठीक है, ज्ञान और क्षमता। और तीसरा? और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है ऐसे संस्थान और ऐसी संस्कृति जो बदलाव के लिए, नए विचारों के लिए खुली हो, जो उन्हें रोके नहीं बल्कि प्रोत्साहित करे। मतलब माहौल ऐसा हो जो इनोवेशन को पनपने दे। एग्जैक्टली। सिर्फ आविष्कार कर लेना एक बात है, पर उसका समाज में फैलना, इस्तेमाल होना और उस पर और नए आविष्कार होना, उसके लिए ये तीनों चीजें जरूरी हैं, ज्ञान, क्षमता और खुले संस्थान। उपयोगी ज्ञान, तकनीकी क्षमता और खुले संस्थान। यहीं पर मुझे लगता है शिक्षा का सीधा संबंध दिख रहा है ना? यहीं पर एजुकेशन का रोल आता है। बिल्कुल, 100%। शिक्षा ही वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर ये तीनों स्तंभ टिके हैं। कैसे? जरा और बताइए। देखिए, शिक्षा लोगों को कौशल देती है, स्किल्स, यानी तकनीकी क्षमता। ठीक है। शिक्षा लोगों को मौजूदा ज्ञान को समझने और उस पर सवाल उठाने की काबिलियत देती है।
जिससे उपयोगी ज्ञान का और निर्माण होता है और वो फैलता है। और शायद सबसे जरूरी बात, शिक्षा वो मानसिकता विकसित करती है जो सीखने के लिए, बदलाव को अपनाने के लिए, नए विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। यानी वो खुली संस्कृति। अच्छा, तो ये तीनों चीजें शिक्षा से जुड़ी हैं? हाँ, नवाचार कोई कोई जादू नहीं है जो हवा में से पैदा हो जाए। नहीं, बिल्कुल। ये वहीं पनपता है जहां ज्ञान साझा होता है, जहां आइडियाज को चैलेंज किया जाता है, जहां लोग एक दूसरे के काम पर कुछ नया बनाते हैं, जहां कोलैबोरेशन होता है। इसलिए शिक्षा सिर्फ नवाचार का एक नतीजा नहीं है, बल्कि वो भविष्य के विकास का केंद्रीय चालक है, सेंट्रल ड्राइवर है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षा सिर्फ परिणाम नहीं, बल्कि कारण है, ड्राइवर है। बिल्कुल। तो ये तो हुई नवाचार, विकास और शिक्षा के गहरे रिश्ते की बात। ये तो नोबेल विजेताओं का काम हमें बताता है। अब आते हैं आज के दौर पर। जो स्रोत हम देख रहे हैं वो कहते हैं कि आज कुछ बहुत खास हो रहा है। ऐसा लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कई बड़ी लहरें एक साथ उठ रही हैं। हाँ, बिल्कुल। स्रोत ये कह रहे हैं कि कई बड़े बड़े बदलाव एक साथ हो रहे हैं और ये सब मिलकर शिक्षा का पूरा परिदृश्य, पूरा लैंडस्केप ही बदल रहे हैं। क्या है ये बदलाव? पहला क्या है? पहला और शायद सबसे साफ दिखने वाला बदलाव है वैश्विक पहुंच, ग्लोबल एक्सेस। मतलब इंटरनेट की वजह से दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन शैक्षिक सामग्री, सोचिए MIT के लेक्चर्स हों या हार्वर्ड के या खान एकेडमी के वीडियोस हों या दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज के रिसर्च पेपर्स हों। हाँ। ये सब अब दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान को लगभग जीरो कॉस्ट पर मुफ्त में उपलब्ध हो सकते हैं। जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन है वो ये सब पा सकता है। ये तो है, जानकारी का भंडार खुल गया है सबके लिए। और सिर्फ उपलब्धता ही नहीं, भाषा की जो दीवारें थी वो भी तेजी से टूट रही हैं। हाँ, AI ट्रांसलेशन की मदद से, है ना? बिल्कुल। AI अनुवाद इतना बेहतर हो गया है कि ये सामग्री अब कई कई भाषाओं में तुरंत उपलब्ध हो सकती है। हिंदी में, स्पेनिश में, स्वाहिली में, आप सोचिए। और ये सिर्फ टेक्स्ट की बात नहीं है, सामग्री अलग अलग प्रारूपों में आ रही है। ऑडियो है, वीडियो है, इंटरैक्टिव सिमुलेशंस हैं। अच्छा, तो मतलब पढ़ने की भी जरूरत नहीं हमेशा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये उन लोगों के लिए भी रास्ते खोल रहा है जो पारंपरिक रूप से पढ़ लिख नहीं सकते। कैसे? ऑडियो फॉर्मेट सोचिए, पॉडकास्ट या स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी। आप सुनकर सीख सकते हैं, आप बोलकर सवाल पूछ सकते हैं। तो साक्षरता, लिटरेसी अब ज्ञान प्राप्त करने की अकेली शर्त नहीं रह गई है। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरा बड़ा बदलाव जिसके बारे में स्रोत काफी उत्साहित लगते हैं, वो है AI का एक निजी ट्यूटर के रूप में उभरना। पर्सनल AI ट्यूटर, ये क्या चीज है? ये कैसे काम करता है? हाँ, ये भी एक क्रांतिकारी बदलाव हो सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे ट्यूटर की जो हर छात्र के लिए सिर्फ उसी के लिए बना हो, पर्सनलाइज्ड। AI ये समझ सकता है कि छात्र किस गति से सीखता है, उसे कहां पर दिक्कत आ रही है, कौन से कॉन्सेप्ट्स उसे मुश्किल लग रहे हैं। ये AI पहचान सकता है। अच्छा, और फिर वो उसी हिसाब से अपनी टीचिंग स्टाइल बदल सकता है, अतिरिक्त अभ्यास दे सकता है, छात्र की रुचि बनाए रखने के लिए उसे प्रेरित कर सकता है, मोटिवेट कर सकता है और उसकी प्रगति को, उसकी प्रोग्रेस को बहुत बारीकी से ट्रैक कर सकता है। तो जैसे हर बच्चे के लिए एक अपना पर्सनल टीचर जो 24/7 उपलब्ध हो। हाँ, कुछ वैसा ही। स्रोत टॉकबॉट्स का जिक्र करते हैं। टॉकबॉट्स? हाँ, मतलब ऐसे AI जिनसे आप बात करके सीख सकते हैं। आप सवाल पूछें, वो जवाब दें, वो आपसे सवाल पूछें। एक तरह की बातचीत के जरिए सीखना। बात करके सीखना, ये तो फिर से उन लोगों के लिए बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है जो पढ़ लिख नहीं सकते। निश्चित रूप से। दुनिया में जहां तक मुझे याद है करीब 7.5 करोड़ वयस्क निरक्षर हैं, 750 मिलियन। हाँ, ये आंकड़ा सही है। और सोचिए, ये आवाज आधारित शिक्षा, वॉइस बेस्ड लर्निंग, साक्षरता की इन बाधाओं को काफी हद तक दूर कर सकती है। कैसे? मतलब कोई उदाहरण? सोचिए कोई किसान है जो शायद पढ़ना लिखना नहीं जानता। वो खेत में काम करते हुए भी अपने फोन पर AI ट्यूटर से बात करके नई कृषि तकनीकों के बारे में सीख सकता है, मौसम की जानकारी ले सकता है, अपनी फसल के बारे में सवाल पूछ सकता है। वाह! ये जो व्यक्तिगत अनुकूलित ट्यूशन है, ये उन जगहों पर सच में क्रांति ला सकता है जहां अच्छे स्कूल नहीं हैं या प्रशिक्षित शिक्षक उपलब्ध नहीं है। हर सीखने वाले के पास एक तरह का बुद्धिमान साथी, एक इंटेलिजेंट कंपेनियन हो सकता है। ये वाकई शक्तिशाली विचार है। अच्छा, तीसरा पहलू जो स्रोत उठाते हैं वो है पुराने मॉडलों का टूटना। पारंपरिक स्कूल, महंगी कॉलेज डिग्रियां,
क्या ये सब अब मतलब आउटडेटेड हो रहे हैं या चुनौती मिल रही है इन्हें? हाँ बिल्कुल, ये वही एगॉन और वाइट वाली बात है, रचनात्मक विनाश। ये अब शिक्षा में हो रहा है। अच्छा। कैसे? जो पारंपरिक मॉडल हैं, जैसे महंगा 4 साल का कैंपस आधारित डिग्री प्रोग्राम, हाँ। उसको अब जबरदस्त चुनौती मिल रही है। किससे? मुफ्त या बहुत कम लागत वाले ऑनलाइन कोर्सेज से, मूक्स वगैरह से। हाँ वो तो है, कोर्सेरा, एडेक्स। बिल्कुल। फिर छोटे छोटे कौशल पर आधारित माइक्रो क्रेडेंशियल आ गए हैं। आप पूरी डिग्री के बजाय सिर्फ वो स्किल सीखते हैं जिसकी आपको जरूरत है। नैनो डिग्री, स्पेशलाइजेशन। हाँ, फिर साथियों के साथ मिलकर सीखने वाले ग्रुप्स बन रहे हैं, पीयर टू पीयर लर्निंग। लोग ऑनलाइन कम्युनिटीज में एक दूसरे से सीख रहे हैं, और ओपन सोर्स सामग्री का भंडार तो है ही। तो मतलब लागत का जो पूरा समीकरण था वो बदल रहा है। बिल्कुल। ज्ञान की लागत बहुत तेजी से नीचे आ रही है, और वो जो पुराना फैक्ट्री मॉडल वाला स्कूल था, जहां सब बच्चों को एक ही समय पर, एक ही गति से, एक ही चीज सिखाई जाती थी। हाँ, जैसे एक असेंबली लाइन पर। एग्जैक्टली। वो मॉडल शायद अब उतना प्रभावी ना रहे, क्योंकि अब पर्सनलाइजेशन संभव है। हर कोई अपनी गति से, अपने तरीके से सीख सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा का जो पारंपरिक किला था, जिसे अक्सर आइवरी टावर यानी हाथी दांत की मीनार कहा जाता था, मतलब जो आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर था, वो अब ढह रहा है? हाँ, काफी हद तक तो यही लगता है। स्रोत इसी को अनंत कक्षाओं का विचार कहते हैं। अनंत कक्षाएं? हाँ, मतलब शिक्षा अब 4 दीवारी तक सीमित नहीं रही। क्लासरूम की कोई सीमा नहीं है। ये विकेंद्रीकृत हो रही है, डिसेंट्रलाइज्ड, व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से ढल रही है, पर्सनलाइज्ड, सामाजिक बन रही है, सोशल, लोग साथ मिलकर सीख रहे हैं, और लगातार चलने वाली प्रक्रिया बन रही है, कंटिन्यूअस, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो ज्ञान अब कुछ चुनिंदा संस्थानों या प्रोफेसरों की बपौती नहीं रहा, वो फैल रहा है, डेमोक्रेटाइज हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। और चौथा अहम बदलाव जो शायद इन सबको एक साथ लाता है, वो है भाषा और भूगोल की बाधाओं का टूटना, है ना? हाँ, ये इन सब का मिला जुला असर है। पहले क्या होता था, आपकी शिक्षा बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करती थी कि आप कहाँ पैदा हुए, किस शहर में, किस देश में, कौन सी भाषा बोलते हैं, आपके आसपास कैसे स्कूल कॉलेज हैं। बिल्कुल। जन्म स्थान और भाषा, ये बहुत बड़े निर्धारक थे। लेकिन अब स्रोत कहते हैं कि ये बाधाएं टूट रही हैं। हाँ, एआई अनुवाद और मुफ्त डिजिटल पहुंच, ये दोनों मिलकर शिक्षा को सचमुच वैश्विक, ट्रूली ग्लोबल बना रहे हैं। मतलब ढाका में बैठा कोई छात्र या छात्रा वही पढ़ सकती है उन्हीं संसाधनों से जो शायद टोक्यो या टोरंटो या बर्लिन का कोई छात्र पढ़ रहा है। ज्ञान का प्रवाह अब सीमाओं को लांघ रहा है। स्रोत तो यहां तक कल्पना करते हैं, और ये ज्यादा दूर की बात नहीं लगती, कि कुछ ही सालों में दुनिया का हर बच्चा और हर वयस्क, चाहे वो कहीं भी हो, किसी भी गांव में, किसी भी शहर में, हाँ? उच्च गुणवत्ता वाली माध्यमिक स्तर की शिक्षा, मतलब हाई स्कूल लेवल तक की एजुकेशन, मुफ्त में पा सकेगा। पूरी दुनिया में मुफ्त में? हाँ, और जो चाहेगा वो कॉलेज स्तर की शिक्षा भी लगभग मुफ्त में, कई भाषाओं में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एआई ट्यूटर की मदद से हासिल कर सकेगा। ये सुनने में तो मतलब अविश्वसनीय सा लगता है। क्या ये सच में संभव है, मुफ्त हाई स्कूल और कॉलेज शिक्षा सबके लिए? तकनीकी रूप से तो ये अब संभव दिखने लगा है। सामग्री मुफ्त है या सस्ती है, एआई ट्यूटर पर्सनलाइज्ड मदद दे सकते हैं, अनुवाद भाषा की बाधा तोड़ रहा है। तो हाँ, तकनीकी बाधाएं हट रही हैं। अगर ऐसा होता है, अगर ये सपना सच होता है, तो इसके परिणाम क्या होंगे? दुनिया कैसी दिखेगी? इसके परिणाम बहुत गहरे होंगे। ये सिर्फ एक तकनीकी बदलाव नहीं होगा। जैसा स्रोत कहते हैं, ये एक नैतिक बदलाव भी हो सकता है, एथिकल शिफ्ट। नैतिक बदलाव कैसे? क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि अच्छी, गुणवत्ता वाली शिक्षा तक सबकी पहुंच कम से कम तकनीकी रूप से संभव होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी नैतिक उपलब्धि होगी। हाँ, ये तो है। अवसर की समानता। बिल्कुल। और इसके आर्थिक परिणाम भी जबरदस्त होंगे। सोचिए, विश्व स्तर पर मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल में कितनी भारी वृद्धि होगी। कितने ज्यादा लोग नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था में, नॉलेज इकोनॉमी में सार्थक रूप से भाग ले पाएंगे। और वो जो मुकियर की शर्तें थी विकास के लिए, ज्ञान, क्षमता, खुले संस्थान, हाँ, वो शर्तें दुनिया में कहीं ज्यादा समान रूप से फैल सकेंगी। ज्ञान और क्षमता का आधार बहुत ज्यादा विस्तृत हो जाएगा। तो ये शिक्षा क्रांति सीधे सीधे नोबेल विजेताओं के विकास मॉडल से जुड़ जाती है। एग्जैक्टली। ये उस मॉडल को हकीकत बनाने का रास्ता खोल सकती है। लेकिन स्रोत यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ लाते हैं। वो कहते हैं कि बात सिर्फ जानकारी पहुंचाने तक सीमित नहीं है, एक्सेस देना ही काफी नहीं है। हाँ,
एआई और ये नए मॉडल कुछ और भी कर रहे हैं। वो सीखने वालों को एक तरह का अधिकार दे रहे हैं, एजेंसी दे रहे हैं। ये एजेंसी क्या है? इसका क्या मतलब है यहाँ? सिर्फ अपनी मर्जी से पढ़ने की आजादी? नहीं, एजेंसी का मतलब यहाँ सिर्फ चुनने की आजादी से कहीं ज्यादा है। तो क्या है? इसका मतलब है कि सीखने वाला अब सिर्फ एक निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं रहा, पैसिव रिसीवर नहीं है जो बस जानकारी ले रहा है। वो अब सक्रिय रूप से एक्टिवली ज्ञान का निर्माण कर रहा है, उसे साझा कर रहा है, उसे बदल रहा है और सबसे महत्वपूर्ण, उस पर काम कर रहा है, उसे इस्तेमाल कर रहा है। अच्छा। मतलब कंट्रोल अब सीखने वाले के हाथ में ज्यादा है। वो सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता बन रहा है। निर्माता, क्रिएटर। हाँ, स्रोत इसे समझाने के लिए लर्निंग उद्यमी, लर्निंग एंटरप्रेन्योर की अवधारणा का इस्तेमाल करते हैं। लर्निंग उद्यमी, ये क्या होता है? मतलब सीखते सीखते उद्यमी बनना, बिजनेस शुरू करना? जरूरी नहीं कि बिजनेस ही शुरू करें। ये वो लोग हैं जो सीखने की प्रक्रिया को, जो ज्ञान वो हासिल कर रहे हैं, उसे सीधे वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कोई उदाहरण है इसका? हाँ, स्रोत कुछ बहुत अच्छे उदाहरण देते हैं। जैसे वो बताते हैं कि फिलीपींस में कुछ छात्र हैं जो स्थानीय समुदाय के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वो सस्ते सेंसर्स और एआई का इस्तेमाल करके अवैध पेड़ों की कटाई का पता लगाने के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं। वो सीख भी रहे हैं और साथ ही अपने जंगल को बचाने में मदद भी कर रहे हैं। वाह, ये तो कमाल है। एक और उदाहरण है कोलंबिया का। वहां कुछ किशोर हैं जो ड्रोन और ओपन सोर्स मैपिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करना सीख रहे हैं। किस लिए? अपने इलाके के उन क्षेत्रों का नक्शा बनाने के लिए जहां बाढ़ का खतरा ज्यादा है, ताकि आपदा की तैयारी बेहतर हो सके। मतलब वो जो सीख रहे हैं उसका सीधा असर उनके समुदाय पर पड़ रहा है। बिल्कुल। या फिर बांग्लादेश में कुछ युवा कोडर हैं जो मोबाइल ऐप बनाना सीख रहे हैं और उन्होंने मिलकर एक ऐप बनाया है जिससे ग्रामीण महिलाओं को सुरक्षित स्वास्थ्य सलाह और सेवाओं तक पहुंच मिल सके। ये उदाहरण तो सच में बहुत प्रभावशाली है। यहाँ पर एआई सिर्फ एक जानकारी देने वाला टूल नहीं लग रहा, या सिर्फ एक ट्यूटर। बिल्कुल नहीं। यहाँ एआई एक रचनात्मक साथी, क्रिएटिव पार्टनर बन जाता है, सिर्फ सूचना स्रोत नहीं। रचनात्मक साथी, क्रिएटिव पार्टनर, ये कैसे है? मुझे एक ऐसा सस्ता, सौर ऊर्जा से चलने वाला पानी साफ करने का उपकरण डिजाइन करने में मदद करो जो मेरे गांव की परिस्थितियों में काम आ सके। अब एआई सिर्फ उसे जानकारी के लिंक नहीं देगा। हो सकता है एआई उसे डिजाइन के सिद्धांत समझाए, शायद कुछ शुरुआती ब्लूप्रिंट बनाने में मदद करे, अलग अलग मटेरियल इस्तेमाल करने पर क्या असर होगा इसका अनुकरण सिमुलेट करके दिखाए। अच्छा। और हो सकता है एआई उसे ये भी सुझाए कि इस प्रोजेक्ट के लिए क्राउड फंडिंग कैसे की जा सकती है या किस तरह के विशेषज्ञों से सलाह लेनी चाहिए। तो ये तो मिलकर काम करना हुआ, मशीन और इंसान का। हाँ, इससे स्रोत ऑगमेंटेड इन्वेंशन कहते हैं। मतलब एआई आपकी आविष्कार करने की क्षमता को बढ़ा रहा है, वो आपका पार्टनर बन गया है। ये रटना नहीं है, ये मिलकर आविष्कार करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से रचनात्मकता का, इनोवेशन का लोकतंत्रीकरण है। बिल्कुल। मतलब अब ये सिर्फ बड़ी बड़ी रिसर्च लैब या अमीर विश्वविद्यालय या बड़ी कंपनियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, कोई भी कर सकता है। हाँ, ये सोच इन स्रोतों के विश्लेषण के केंद्र में है। जब ज्ञान मुफ्त में उपलब्ध हो और शक्तिशाली उपकरण जैसे कि एआई वो भी सस्ते या मुफ्त में उपलब्ध हो, हाँ, तो कोई भी कहीं से भी, चाहे वो किसी छोटे शहर में हो या किसी दूर दराज के गांव में, कुछ नया बना सकता है, कुछ इनोवेट कर सकता है। और इसी से जुड़ी एक और बात है, वो है पारंपरिक डिग्रियों का महत्व शायद थोड़ा कम होना और कौशल पोर्टफोलियोज का महत्व बढ़ना। कौशल पोर्टफोलियो मतलब अब कंपनियां या लोग सिर्फ आपकी डिग्री नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि आपने असल में क्या बनाया है, आपने क्या करके दिखाया है। अच्छा, जैसे कोई कोडर है तो उसका गिटहब प्रोफाइल। बिल्कुल। गिटहब कोडर्स के लिए, बिहेंस डिजाइनर्स के लिए, कैगल डेटा साइंटिस्ट्स के लिए, ये प्लेटफॉर्म एक तरह से प्रमाण के नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं। यहां आपकी डिग्री नहीं, आपका काम बोलता है। आपका पोर्टफोलियो ही आपकी पहचान है, आपका प्रमाण है। तो शिक्षा का मतलब अब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना, रटना, परीक्षा पास करना नहीं रह गया है। नहीं, अब इसका मतलब कुछ बनाना, कुछ सृजन करना हो गया है, क्रिएशन। सही। सीखना अब निष्क्रिय उपभोग, पैसिव कंजम्पशन से सक्रिय निर्माण, एक्टिव क्रिएशन की ओर बढ़ रहा है। लर्निंग बाय डूइंग और लर्निंग बाय क्रिएटिंग। और जब लाखों करोड़ों लोग सिर्फ जानकारी के उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बन जाते हैं, तो नवाचार की रफ्तार, उसका पैमाना, वो तो अपने आप बहुत बढ़ जाएगा, है ना? बिल्कुल। यही इन स्रोतों का मुख्य तर्क है। यहीं से वो उस विचार पर आते हैं कि ये सब मिलकर आर्थिक विकास को कैसे बदल सकता है। हाँ, बताइए।
स्रोत इसे राष्ट्रों की नई संपत्ति कह रहे हैं। ये एडम स्मिथ के क्लासिक विचार से कैसे अलग है? देखिए, एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशंस में राष्ट्रों की संपत्ति के लिए श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर और पूंजी, कैपिटल पर जोर दिया था। हाँ, ये तो अर्थशास्त्र की बुनियाद है, लेबर और कैपिटल। बिल्कुल, और पारंपरिक अर्थशास्त्र लंबे समय तक उत्पादन के इन्हीं दो मुख्य स्तंभों को मानता रहा। लेकिन मॉकियर, एगोंग हावर्ड जैसे अर्थशास्त्री और ये स्रोत जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वो तर्क देते हैं कि 21वीं सदी की जो विकास की कहानी है वो असल में एक तीसरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण चीज पर टिकी है। और वो क्या है? वो है ज्ञान पूंजी। ज्ञान पूंजी। हाँ, मतलब किसी समाज की सामूहिक जानकारी, उसके लोगों का कौशल और सबसे बढ़कर उस समाज की सीखने की, प्रयोग करने की और बदलते हालात के हिसाब से ढलने की क्षमता, ये है असली संपत्ति। अच्छा, तो ये एआई संचालित वैश्विक शिक्षा जो है वो इस ज्ञान पूंजी को कैसे बढ़ा रही है? ये दुनिया भर में एक तरह का ज्ञान अभिसरण, नॉलेज कन्वर्जेंस पैदा कर रही है। ज्ञान अभिसरण मतलब ज्ञान एक जगह आ रहा है? नहीं, मतलब ज्ञान फैल रहा है। अच्छा। अब पहले क्या था, ज्ञान और अवसर कुछ ही भौगोलिक जगहों पर केंद्रित थे, सिलिकॉन वैली, बॉस्टन, लंदन, टोक्यो। हाँ। लेकिन अब ये ज्ञान, ये अवसर ज्यादा समान रूप से दुनिया भर में फैल रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा और जानकारी तक पहुंच आसान हो गई है। तो अब किगाली, रवांडा या कोई सुटो, इक्वाडोर में बैठा कोई महत्वाकांक्षी छात्र या युवा उद्यमी अब लगभग उन्हीं वैश्विक ज्ञान संसाधनों तक पहुंच सकता है जो शायद सिलिकॉन वैली या सिंगापुर के किसी छात्र के पास हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। लेवल प्लेइंग फील्ड बन रहा है। हाँ। कुछ हद तक ये जो ज्ञान का लोकतंत्रीकरण हो रहा है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ नॉलेज, हाँ। ये सिर्फ सामाजिक रूप से अच्छा नहीं है, इसकी जबरदस्त आर्थिक क्षमता है, इकोनॉमिक पोटेंशियल। क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य का जो आर्थिक विकास है, जो ग्रोथ है, वो उन जगहों से आ सकता है जहां से हम पारंपरिक रूप से उम्मीद नहीं करते? स्रोत तो बिल्कुल यही संकेत दे रहे हैं। सोचिए, जब दुनिया के अरबों नए दिमागों को, जिन्हें पहले शायद मौका ही नहीं मिलता था, उन्हें अब सोचने के, डिजाइन करने के, कोड करने के और नवाचार करने के उपकरण मिल रहे हैं, हाँ, तो दुनिया भर में इनोवेटर्स की संख्या कितनी गुना बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा। इससे क्या होगा? ज्यादा समस्याएं हल होंगी, ज्यादा नए कारोबार शुरू होंगे और आर्थिक विकास तेज होगा। और ये विकास शायद उन क्षेत्रों में ज्यादा तेजी से हो जिन्हें पहले पिछड़ा माना जाता था, यानी कि ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ मतलब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका? हाँ, बिल्कुल। स्रोत यहां तक कहते हैं, और ये बहुत बोल्ड स्टेटमेंट है, कि अगला $1 ट्रिलियन का जो आर्थिक उछाल आएगा, हाँ, वो शायद वॉल स्ट्रीट या शिंगहन से नहीं आएगा। वो शायद काठमांडू, लागोस या लीमा जैसे शहरों के उन युवाओं से आएगा जो अब डिजिटल रूप से सशक्त हो चुके हैं, जिनके पास ज्ञान है, टूल्स हैं और महत्वाकांक्षा है। ये भविष्य की एक बहुत ही आशावादी, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक तस्वीर है। एक ऐसी दुनिया जहां टैलेंट कहीं से भी उभर सकता है। हाँ, आशावादी तो है, लेकिन मुझे लग ही रहा था कि एक लेकिन आने वाला है। क्या ये सब इतना आसान है? क्या ये अपने आप हो जाएगा? स्रोत जरूर कुछ चुनौतियों और चेतावनियों का भी जिक्र करते होंगे। हाँ, बिल्कुल करते हैं, और इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना ये आशावाद सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगा। नोबेल विजेताओं ने भी, खासकर मुकैयर ने, इन पर जोर दिया था। क्या है वो चुनौतियां? सबसे पहली क्या है? सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है संस्थागत माहौल, इंस्टीट्यूशनल एनवायरनमेंट। मतलब? जैसा मौके ने कहा था, सिर्फ आविष्कार हो जाना या लोगों के पास अच्छी शिक्षा होना ही काफी नहीं है। आपको एक ऐसा समाज और ऐसी सरकारें चाहिए जो प्रगति की संस्कृति को बढ़ावा दें। आपको ऐसे कानून और नियम चाहिए जो तकनीकी बदलावों को अपनाने में मदद करें, न कि बाधा डालें। बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान होना चाहिए। कारोबार करने में आसानी होनी चाहिए। अगर संस्थाएं कमजोर हैं या भ्रष्ट हैं या बदलाव से डरती हैं, तो शिक्षा और एआई अकेले चमत्कार नहीं कर सकते। वो ज्ञान शायद इस्तेमाल ही ना हो पाए, या उसका फायदा कुछ ही लोग उठा पाएं। सही बात है, माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। और दूसरी चुनौती, वो रचनात्मक विनाश वाली बात याद है? क्या उसके भी कुछ नकारात्मक पहलू हैं? बिल्कुल हैं। रचनात्मक विनाश का दूसरा पहलू है संक्रमण की लागत, ट्रांजिशन कॉस्ट्स। मतलब जब नई तकनीकें आती हैं, नए बिजनेस मॉडल आते हैं, तो वो पुरानी नौकरियों को खत्म करते हैं, पुराने उद्योगों को सिकोड़ते हैं। हाँ, ये तो होता ही है। तो बहुत से लोगों को नए कौशल सीखने पड़ते हैं, रीस्किलिंग करनी पड़ती है, अपस्किलिंग करनी पड़ती है। शिक्षा का ये नया तंत्र, ये एआई ट्यूटर वगैरह लोगों को लगातार सीखने, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और दोबारा कौशल हासिल करने, रीस्किलिंग में मदद तो कर सकते हैं। लेकिन ये बदलाव फिर भी कई लोगों के लिए, कई समुदायों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, दर्दनाक हो सकता है। सरकारों और समाज को इस संक्रमण काल में लोगों की मदद करने के तरीके खोजने होंगे।
सामाजिक सुरक्षा नेट चाहिए होंगे। ये एक बड़ी सामाजिक चुनौती है। अच्छा, और क्या चुनौतियां हैं? सिर्फ सामग्री या एआई ट्यूटर ऑनलाइन उपलब्ध करा देना ही काफी तो नहीं होगा, है ना? सीखने के लिए तो और भी बहुत कुछ चाहिए होता है। सही कहा। ये तीसरी चुनौती है, गुणवत्ता, प्रेरणा और मार्गदर्शन की। क्वालिटी, मोटिवेशन और मेंटरशिप। इसको थोड़ा खोलिए। देखिए, इंटरनेट पर मुफ्त सामग्री तो बहुत है, पर क्या वो सारी सामग्री अच्छी है? क्या वो सटीक है? उसकी गुणवत्ता कौन परखेगा? हाँ, ये तो सवाल है। फिर प्रेरणा, मोटिवेशन। जब कोई टीचर सामने नहीं है, कोई क्लासरूम का रूटीन नहीं है, तो सीखने वाला खुद को प्रेरित कैसे रखेगा? खासकर लंबे समय तक। ड्रॉप आउट्स रेट्स तो ऑनलाइन कोर्सेज में वैसे ही ज्यादा होते हैं। आत्मानुशासन चाहिए। बिल्कुल। और फिर मार्गदर्शन, मेंटरशिप। सिर्फ जानकारी मिलना काफी नहीं होता, आपको किसी अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन की भी जरूरत पड़ती है। कोई जो आपको रास्ता दिखा सके, आपके सवालों के जवाब दे सके, आपको फीडबैक दे सके। साथियों के साथ मिलकर सीखने के मौके कैसे बनेंगे, ये सब ऑनलाइन कैसे होगा? इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। सिर्फ कंटेंट और एआई ट्यूटर दे देना पर्याप्त नहीं है। सही बात है, शिक्षा सिर्फ जानकारी ट्रांसफर करना नहीं है। और क्या कोई खतरा है कि ये जो नई व्यवस्था है, ये असमानता कम करने के बजाय बढ़ा दे? हाँ, ये एक बहुत बड़ा जोखिम है। चौथी चुनौती, असमानता का खतरा, रिस्क ऑफ इनइक्वालिटी। कैसे? हमें तो लग रहा था कि ये सबको समान अवसर देगी। दे सकती है, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। सोचिए, जिनके पास पहले से बेहतर शिक्षा है, जिनके घरों में सीखने का माहौल है, जिनके पास अच्छा तेज इंटरनेट कनेक्शन है, डिवाइस हैं, हाँ। या जो लोग प्रमुख वैश्विक भाषाओं जैसे अंग्रेजी में पहले से सहज हैं, वे शायद इन नए ऑनलाइन अवसरों का फायदा दूसरों से कहीं पहले और कहीं ज्यादा उठा लें। अच्छा। तो हो सकता है कि जो पहले से आगे हैं वो और आगे निकल जाएं, और जो पीछे हैं वो और पीछे रह जाएं। इससे मौजूदा डिजिटल डिवाइड और शैक्षिक खाई, एजुकेशनल गैप, और ज्यादा चौड़ी हो सकती है। इसे रोकना एक बड़ी चुनौती होगी। ये तो चिंता की बात है। और एआई अपने आप में भी तो कुछ जोखिम लेकर आता है ना, जिनके बारे में हम आजकल इतनी बातें सुनते हैं। हाँ बिल्कुल, ये पांचवी चुनौती है, एआई के अपने जोखिम। जैसे कि कई हैं। पहला तो है एल्गोरिदम में पूर्वाग्रह का खतरा, बायस का। अगर एआई को सिखाने के लिए जो डेटा इस्तेमाल किया गया है वही पक्षपातपूर्ण है, तो एआई भी वही पक्षपात सीख लेगा और उसे बढ़ाएगा। जैसे लैंगिक या नस्ली पूर्वाग्रह। हाँ। दूसरा, छात्रों की डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा का मसला है। एआई सिस्टम बहुत सारा व्यक्तिगत डेटा इकट्ठा करते हैं। इस डेटा का इस्तेमाल कैसे होगा, ये सुरक्षित कैसे रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, बच्चों का डेटा तो और भी संवेदनशील होता है। फिर गलत या भ्रामक जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइन्फॉर्मेशन का खतरा है। एआई का इस्तेमाल करके झूठी खबरें या गलत जानकारी बहुत आसानी से फैलाई जा सकती है। शिक्षा में इसका क्या असर होगा, ये भी सोचने वाली बात है। और फिर शिक्षा के अत्यधिक व्यवसायीकरण का दबाव भी हो सकता है, जहां बड़ी टेक कंपनियां मुनाफा कमाने के चक्कर में शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता कर लें। और इन सब के ऊपर कुछ बुनियादी नैतिक सवाल हैं, एथिकल क्वेश्चंस। जैसे छात्रों के सीखने के डेटा का असली मालिक कौन है? छात्र, स्कूल, एआई कंपनी? एल्गोरिदम में जो पूर्वाग्रह हैं उन्हें कैसे रोका जाए? क्या मशीनें सच में सहानुभूति, समानुभूति या एम्पैथी या गहरी आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग जैसी मानवीय क्षमताएं सिखा सकती हैं? ये तो बहुत गहरे सवाल हैं। हाँ, और इन सब के लिए जरूरत होगी मजबूत शासन प्रणाली के, गवर्नेंस के, नियम कानूनों के, जैसे डेटा पर स्थानीय नियंत्रण हो, एल्गोरिदम पारदर्शी हो, नैतिक दिशा निर्देश बने। ये सब जरूरी होगा। तो कुल मिला के देखें तो तस्वीर काफी जटिल है। एक तरफ तो अभूतपूर्व संभावनाएं दिख रही हैं, ज्ञान का लोकतंत्रीकरण, नवाचार में तेजी, वैश्विक विकास। हाँ। और दूसरी तरफ ये गंभीर चुनौतियां और जोखिम भी हैं। संस्थागत बाधाएं, सामाजिक उथल-पुथल, गुणवत्ता का सवाल, बढ़ती असमानता और एआई के नैतिक खतरे। बिल्कुल, ये कोई आसान रास्ता नहीं है, लेकिन जो मुख्य संदेश इन स्रोतों से उभर रहा है और जो नोबेल पुरस्कार के साथ जुड़ता है वो ये है। क्या है वो? 2025 का नोबेल पुरस्कार हमें याद दिलाता है कि नवाचार ही प्रगति का असली इंजन है। और उसी समय एआई और शिक्षा का जो ये लोकतंत्रीकरण हो रहा है, वो इतिहास में पहली बार इस इंजन को चलाने के लिए जरूरी ईंधन यानी ज्ञान और कौशल को दुनिया भर में लगभग सभी तक पहुंचाने का जरिया बन रहा है, या बन सकता है। अच्छा। तो ये सिर्फ कोई सामाजिक भलाई का काम नहीं है, ये सिर्फ सोशल गुड नहीं है, ये भविष्य की आर्थिक समृद्धि
और मानव क्षमता को अनलॉक करने की, उसे खोलने की कुंजी हो सकती है। तो ये भविष्य के विकास का आधार बन सकता है। हाँ, स्रोत इसे बहुत बड़े नामों से पुकार रहे हैं, अगला ज्ञानोदय या अधिकार का युग। वो कह रहे हैं कि ये वाकई शिक्षा की परिभाषा को, उसके मकसद को ही बदल सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। इसने मुझे एक अंतिम सवाल पे लाके खड़ा कर दिया है इस पूरी चर्चा के बाद। हाँ, पूछिए। अगर सीखना वाकई निष्क्रिय उपभोग से सक्रिय सृजन में बदल जाता है, जैसा आप कह रहे थे, तो पारंपरिक साक्षरता यानी पढ़ना लिखना, ज्ञान पाने का एकमात्र या मुख्य रास्ता नहीं रह जाती, क्योंकि लोग बोलकर सीख सकते हैं, सुनकर सीख सकते हैं, एआई की मदद से बना सकते हैं। तो क्या इससे बुद्धिमत्ता या ज्ञान की हमारी जो परिभाषा है, जो हमारा कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस का, नॉलेज का, क्या वो ही मौलिक रूप से बदल जाएगा? ये बहुत गहरा सवाल है। मतलब जब हर कोई, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो एक निर्माता बन सकता है, एक इनोवेटर बन सकता है, तो मानव क्षमता के कौन से नए अनदेखे रूप हमारे सामने आ सकते हैं? हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम बुद्धिमत्ता को सिर्फ अकादमिक प्रदर्शन या लिखने पढ़ने की क्षमता से आंकना बंद कर देंगे? क्या हम रचनात्मकता, समस्या समाधान, सहयोग करने की क्षमता को ज्यादा महत्व देंगे? शायद। और क्या ये सिर्फ शिक्षा का ऑटोमेशन है, जैसा कुछ लोग कहते हैं, या ये वास्तव में प्रतिभा का, रचनात्मकता का एक अभूतपूर्व लोकतंत्रीकरण है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टैलेंट? मुझे लगता है कि इसमें दोनों की संभावना है। ये ऑटोमेशन भी है, लेकिन इसमें प्रतिभा को सतह पर लाने और उसे विकसित करने का एक अभूतपूर्व अवसर भी छुपा है। तो अंतिम विचार यही है। सोचिए, जब दुनिया के अरबों दिमाग सिर्फ जानकारी लेने वाले निष्क्रिय बर्तन न रहकर सक्रिय रूप से सवाल पूछने, हल ढूंढने और कुछ नया बनाने में लग जाएं, तो हमारी दुनिया कैसे दिखेगी? हमारी सामूहिक क्षमता कितनी बढ़ जाएगी? हाँ, ये सवाल हमें सोचना चाहिए। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी या शिक्षा की बात नहीं है। ये शायद इस बात की कहानी है कि इंसान होने का मतलब क्या है और हम एक प्रजाति के रूप में क्या हासिल कर सकते हैं।